मिडिल ईस्ट का शीत युद्ध समाप्त हो चुका है। ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक इंपॉर्टेंट समझौता हुआ है जिससे पिछले 8 सालों से चल रहे इस कोल्ड वॉर की समाप्ति हो चुकी है। ये डील इंटरेस्टिंगली चाइना ने ब्रोकर करी है। इसके पीछे क्या रीजंस हैं, चाइना क्यों यहां पर शांति दूत बनकर आया है और ईरान और सऊदी अरेबिया पर इसका क्या इंपैक्ट होगा, इन्हीं सब पॉइंट्स को हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, 10 मार्च को ईरान और सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रीएस्टैब्लिश कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 7.5-8 साल की जो ये इनकी एस्ट्रेंजमेंट है इसे फाइनली समाप्त कर दिया गया है। ये मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल सकता है और मिडिल ईस्ट के कोल्ड वॉर को एक तरह से समाप्ति के रूप में इसे देखा जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप एक नए व्यूअर हैं। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और मैं और अन्य एजुकेटर्स इस चैनल पर आपके लिए यूपीएससी रेलेवेंट करंट अफेयर्स को लेकर आते हैं और बहुत सारे अन्य टॉपिक्स आपको हमारी पुरानी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जिसमें कई सब्जेक्ट्स हमने कवर कर रखे हैं। डू गो एंड चेक देम आउट एज वेल। ये समझौता हुआ है ईरान और सऊदी अरेबिया इन दो देशों के बीच में। हिस्टोरिकली ईरान एक शिया मेजॉरिटी देश रहा है और सऊदी अरेबिया एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री। दोनों के बीच में एथनिक डिफरेंसेस भी हैं। ये लोग कहते हैं अपने आप को अरब्स और ये लोग कहते हैं पर्शियंस। तो एथनिसिटी और इस्लाम के सेक्ट में डिफरेंसेस हैं, लेकिन उसके अलावा रिसेंटली जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस ज़्यादा बढ़कर आए हैं ड्यू टू द यमन वॉर। तो 2015 में यमन में एक युद्ध शुरू हुआ था जिसमें एक तरफ सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, यूएई ये सभी गल्फ काउंसिल के देश थे और दूसरी तरफ जो विरोधी हैं उनको ईरान सपोर्ट कर रहा था, मेनली द हूती रेबल्स। इसके कारण ये शीत युद्ध काफी ज्यादा बढ़ गया। एक और बात याद रखिएगा कि अक्सर उत्तरी अफ्रीका के इन मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज को अरब नेशंस के साथ जोड़ दिया जाता है, एक ही ग्रुप में कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये कल्चरली काफी सिमिलर हैं। इनमें सुन्नी इस्लाम ज्यादा डोमिनेंट है और यहीं से इस्लाम निकलकर इन एरियाज के अंदर फैला था। तो देयर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज इन कल्चर, लैंग्वेज एटसेट्रा इन ऑल दीज कंट्रीज। तो ये वाला एक ग्रुप है और अक्सर आप इंटरनेशनल वोटिंग वगैरह में देखेंगे तो ये एक साथ वोट भी कर देते हैं, लेकिन ईरान ट्रेडिशनली इस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड नहीं रहा है और उसके कई रीज़न हैं। तो ईरान की हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, कल्चर ये थोड़ा अरब कंट्री से डिफरेंटली इवॉल्व हुआ है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ईरान के आर्किटेक्चर और इंडिया के मुगल आर्किटेक्चर में आपको काफ़ी सिमिलैरिटीज़ नजर आएंगी। इफ़ यू लुक एट द गेटवेज, द आर्च, ये काफ़ी हद तक इंडिया के मुगल आर्किटेक्चर से सिमिलर हैं। इतनी सिमिलैरिटीज सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में हमें देखने को नहीं मिलती है। अब पिछले कई दशकों से सऊदी अरेबिया ने अपनी लीडरशिप में अरब नेशंस का एक ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ इज नेम्ड आफ्टर दिस पर्शियन गल्फ। तो इसमें 6 देश हैं, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतार, यूएई और ओमान। ये देश मोस्टली सऊदी अरेबिया के कहे अनुसार ही इंटरनेशनली वोट करते हैं या मेजर पॉलिसीज बनाते हैं। हाँ, इनमें भी आपस में कई बार टकरार हो जाती है, जैसे कतार और सऊदी अरेबिया के बीच में कुछ इश्यूज हो गए थे, बट मोस्टली दे आर टुगेदर इन ऑल ऑफ द जियोपॉलिटिकल इश्यूज। अब यही जीसीसी पूरी तरह से ईरान के खिलाफ है कारण यमन वॉर। रिसेंटली यमन की जो लड़ाई है और अन्य कुछ जगहों पर भी जो लड़ाई है जैसे कि सीरिया में, यहाँ पर ये प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे, यानी कि जीसीसी के देश सपोर्ट कर रहे हैं किसी एक गुट को या एक संगठन को और ऑपोजिट गुट को सपोर्ट करेगा ईरान। तो खास करके सीरिया और यमन में ये काफ़ी बड़े स्तर पर देखने को मिला था और यही पॉलिटिक्स काफ़ी हद तक इराक में भी स्पिल ओवर हो जाती है क्योंकि इराक एक ऐसा देश है जो ऑलमोस्ट आधा सुन्नी और आधा शिया है। तो यहाँ पर जो जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशंस हैं ईरान और सऊदी अरेबिया के कॉन्फ्लिक्ट के, वो अक्सर देखने को मिलते हैं जब दोनों पक्ष अपने अपने सपोर्ट वाली या रिलीजियस आइडेंटिटी वाली पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में ये जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं ये पिछले 8 सालों में काफ़ी बढ़ गए थे और इसके कारण सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में टेंशंस काफ़ी इंक्रीज हो गई थी। इन टेंशंस को कम करने के लिए पिछले 2 साल से कोशिशें जारी है। अप्रैल 2021 में बातचीत हुई थी, इराक ने मध्यस्थता करने की कोशिश करी थी, हालांकि वो फेल हो गया। ओमान ने भी कोशिश करी, वो भी फेल हो गया। फाइनली 2022 में चाइना हस्तक्षेप करता है। शी जिनपिंग खुद सऊदी अरेबिया विजिट करने गए थे दिसंबर 2022 में और पिछले महीने ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी गए थे चाइना। तो लगातार बातचीत चल रही थी, चाइना के द्वारा पुश किया जा रहा था इन दोनों देशों को कि आप समझौता कर लीजिए और फाइनली मार्च 2023 में ये समझौता हो गया है। पिछले 1 साल से सऊदी अरेबिया और चाइना भी काफ़ी निकट आए हैं ड्यू टू देयर इकोनॉमिक टाइज। रियाद और तेहरान दोनों की सरकारों ने चाइना के रोल को एक्नॉलेज भी किया है और इतना अच्छे से एक्नॉलेज किया है कि जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें तीनों देशों का नाम है, चाइना तक का नाम इसकी हेडिंग में डाला गया है और इसीलिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि चाइना को इतना अच्छा एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर मिल रहा है। अब डील एग्जैक्टली है क्या, इसके बारे में अभी तक इन्होंने जानकारी पब्लिक नहीं करी है। माना जा रहा है कि ये एक फ्रेमवर्क समझौता है कि हाँ, हम बातचीत के लिए तैयार हैं और समझौते नॉर्मल होंगे, द टाइज विल बी रीस्टोर्ड, लेकिन किस किस पॉइंट पर क्या बात होगी ये अभी भविष्य में तय होगा।
इसीलिए शायद इन्होंने डिटेल्स अभी रिलीज नहीं करी हैं। फिलहाल जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट्स के अनुसार हम ये मान सकते हैं कि ईरान ने इतना प्रॉमिस किया है कि वो सऊदी अरेबिया के खिलाफ जो अटैक्स होते हैं यमन में, जो हौती रिबेल्स के द्वारा किए जाते हैं, उन्हें बंद करवा देगा। तो कहने का मतलब है कि यमन सिविल वॉर में ईरान अपने पैर पीछे खींच लेगा और ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों अपनी एम्बेसीज भी खोलने वाले हैं 2 महीने के अंदर अंदर, और उनके फॉरेन मिनिस्टर्स जल्द ही एक प्रॉपर समिट करेंगे, एक मीटिंग करेंगे और उसमें सारी डिटेल्स आयरन आउट हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये जो यमन सिविल वॉर है और प्रोबेबली सीरिया के अंदर भी जो दोनों एक दूसरे के खिलाफ वाले संगठनों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे सपोर्ट अब हट जाएगा। अब इस समझौते में ज़्यादा फायदा ईरान का है क्योंकि ईरान इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा आइसोलेटेड है। 2022 अक्टूबर के महीने से वहाँ पर हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिसके कारण ह्यूमन राइट्स और अन्य संगठन ईरान की आलोचना कर रहे हैं। ईरान हैज़ बीन आइसोलेटेड डिप्लोमेटिकली सिंस मैनी ईयर्स बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर डील एज वेल। तो अमेरिका के साथ इन्होंने एक न्यूक्लियर समझौता किया था 2015 में, और वो समझौता डोनाल्ड ट्रंप ने तोड़ दिया, तो इसीलिए वो और ज़्यादा आइसोलेट हो जाता है। तो ईरान की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ख़राब है। जहाँ तक सऊदी अरेबिया की बात है तो सऊदी अरेबिया वैसे ठीक कंडीशन में है इकोनॉमिकली एंड एवरीथिंग, इट इज़ इन अ गुड पोजीशन, लेकिन अब उसे लेवरेज मिल गया है अमेरिका के खिलाफ। तो देखिए, अमेरिका और सऊदी अरेबिया बेस्ट फ्रेंड हैं पिछले 70 सालों से, और इनकी इस बेस्ट फ्रेंडशिप में अब दरारें आ रही है सिंस जो बाइडेन हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट। तो जो बाइडेन के आने के बाद से यूएस सऊदी रिलेशंस इतने अच्छे नहीं रहे हैं। हिस्टोरिकली जो बहुत ही प्रगाढ़ संबंध रहे हैं दोनों के बीच में, ये डिमिनिश हो रहे हैं या फिर ये थोड़े कम हो रहे हैं। इन बिगड़ते संबंधों का एक बहुत बड़ा कारण रशिया यूक्रेन युद्ध भी रहा है। यूक्रेन के ऊपर हुए आक्रमण ने दुनिया को ये बता दिया कि अमेरिका अपने सैनिक किसी मित्र देश के लिए नहीं भेजेगा। हाँ, आर्थिक मदद हो जाएगी, हथियार भेज दिए जाएंगे, लेकिन यूएसए अब अपने सैनिक अफगानिस्तान और इराक की तरह जमीन पर नहीं उतारने वाला है। इसके कारण कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया को भी लग रहा है कि अब इतनी सिक्योरिटी जब यूएसए दे ही नहीं रहा तो इस दोस्ती का क्या फ़ायदा। सेकंड, सऊदी अरेबिया अपना ऑयल प्रोडक्शन कम करना चाह रहा है ताकि उसके ऑयल की उसे बेटर वैल्यू मिले, ज़्यादा प्राइसेस मिले, लेकिन यूएसए उसे ऐसा करने नहीं दे रहा है। इट वांट्स टू कीप द क्रूड प्राइसेस हाई, लेकिन यूएसए ऐसा दबाव बनाकर सऊदी अरेबिया पर प्रोडक्शन बढ़वाना चाह रहा है। इसके कारण इनके रिश्तों में पिछले 1 साल में काफ़ी दरार आ गई है। इस युद्ध के कारण अमेरिका या वेस्ट के रशिया चाइना के साथ भी संबंध खराब हुए हैं। ऐसे में ये दोनों को इकोनॉमिक सैंक्शंस के थ्रू टारगेट कर रहे हैं। रशिया और चाइना ने सैंक्शंस को बाईपास करने की बहुत कोशिश करी, और कोशिश करी है उन देशों के साथ अपने संबंध बढ़ाकर जो पहले डेवलपिंग कंट्रीज की श्रेणी में गिने जाते थे, जिसे हम ग्लोबल साउथ कहते हैं। तो चाइना और रशिया दोनों इस तरह के देशों से अपने संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी का एक उदाहरण है कि रशिया भारत को ज़्यादा ऑयल बेच रहा है और दूसरी ओर चाइना सऊदी अरेबिया से ज़्यादा ऑयल खरीदना चाह रहा है। तो दुनिया के कई देश अब डॉलर की भी डोमिनेंस को खत्म करना चाह रहे हैं। दे वॉन्ट टू बाय रशियन ऑयल नॉट इन डॉलर्स बट इन रूबल, युआन या फिर इंडियन रूपी। ब्रिक्स भी एक्सपांशन को लेकर चर्चा कर रहा है, कई देशों को ब्रिक्स में जोड़ने की बात चल रही है, उसको लेकर भी रशिया, चाइना, इंडिया तीनों काफ़ी बुलिश हैं। तो इसी क्रम में चाइना ने सऊदी अरेबिया के साथ एक समझौता किया 3 महीने पहले, जिसके तहत चाइना जो भी ऑयल खरीदेगा सऊदी अरेबिया से उसका पेमेंट अब किया जाएगा युआन में, नॉट इन डॉलर्स। इसी महत्वपूर्ण समझौते या विजिट के साइड लाइन पर सऊदी अरेबिया को यह भी प्रेशराइज किया गया कि आप ईरान के साथ समझौता कर लो, इससे ईरान का भी फायदा होगा। ईरान अभी ग्लोबल एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में बहुत पीछे आता है, जबकि उसके पास बहुत अच्छे रिजर्व्स हैं। तो अब अगर ईरान दूसरे देशों को बेच सकता है ऑयल, तो उससे ईरान का भी फायदा है और सऊदी अरेबिया का भी फायदा होगा, और ओवरऑल ग्लोबल ऑयल प्राइसेस गिरेंगी। ग्लोबल साउथ के लिए इंक्लूडिंग इंडिया ये हमारे लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि हम भी ईरान से पहले काफ़ी ऑयल खरीदते थे। सैंक्शंस के कारण वो जो अमाउंट है वो थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन अब अगर ईरान से इंडिया खरीद सकता है ऑयल तो हमारे लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। जहाँ तक चाइना के ट्रेड डायनामिक्स की बात है, तो आप देखिए सऊदी अरेबिया चाइना को 57 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करता है, विच इंक्लूड्स मेनली ऑयल। चाइना दूसरी ओर सऊदी अरेबिया को $30 बिलियन का सामान बेचता है। तो यहाँ पर एक ट्रेड डेफिसिट है। चाइना के साथ बहुत रेयरली ऐसा होता है कि वो किसी देश के साथ ट्रेड डेफिसिट में हो, बट विद सऊदी अरेबिया दे आर इन ट्रेड डेफिसिट। इसीलिए चाइना की ये बहुत बड़ी ज़रूरत है कि जियोपॉलिटिकली वो सऊदी अरेबिया को अपने साथ लेकर चले। लेकिन चाइना ने यहाँ पर अपना फ़ायदा भी देखा है। उन्होंने सऊदी अरेबिया को कन्विंस कर दिया कि आप ऑयल का सारा पेमेंट डॉलर में ना लेकर कुछ युआन में भी ले लीजिए। तो आधा पैसा अब युआन में जाएगा और आधा जाएगा डॉलर में, तो हाफ डॉलर हाफ युआन। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जितना भी पेट्रो डॉलर का डोमिनेंस है वो तो कम होगा, बट विदाउट किलिंग द पेट्रो डॉलर चाइना हैज़ मेड अ न्यू पेट्रो युआन। तो अब से ये पेट्रो युआन करेंसी बन सकती है ग्लोबल करेंसी। और युआन का सऊदी अरेबिया क्या करेगा? ऑफ कोर्स चाइना से ही वो मटेरियल्स खरीदेगा, गुड्स खरीदेगा। सो अगेन दोनों के बीच में व्यापार के लिए ये बहुत अच्छा समझौता है।
कुछ ऐसा ही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया भी यही कोशिश कर रहा है कि हम रूपी बेस्ड ट्रांजैक्शंस शुरू कर दें। तो इस पूरे अरेंजमेंट को अगर हम देखें तो ये डी डॉलराइजेशन हो गया है ऑयल ट्रेड का, यानी कि डॉलर हट गया है इस सिनेरियो से, और सऊदी अरेबिया के पास एक्सेस युआन भी नहीं रहेगा, कारण वो उस युआन का इस्तेमाल करेंगे गुड्स खरीदने के लिए। तो दोनों के बीच में इकोनॉमी और तेज़ी से बढ़ेगी, इनका ट्रेड ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसके कारण डॉलर पर निर्भरता लोगों की कम होगी, इन दोनों देशों की, और धीरे धीरे दूसरे देशों की भी डॉलर की वैल्यू गिरेगी। और ये हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स यानी भारत के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि डॉलर की वैल्यू गिरने से हमारे देश में चीज़ें इंपोर्ट कम दामों पर हो सकती है। वी विल हैव चीपर इंपोर्ट्स। हाँ, इसमें हमारे एक्सपोर्टर्स का नुकसान ज़रूर है, जिनको अभी काफ़ी फ़ायदा हो जाता है जब डॉलर की वैल्यू हाई रहती है। लेकिन जैसे जैसे भारत डेवलप होगा तो हमारे यहाँ कंजम्पशन बढ़ने वाला है। सो वी विल बी इम्पोर्टिंग मोर एंड एक्सपोर्टिंग लेस। ग्लोबल ट्रेंड यही होता है, जो देश बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाता है वो बहुत इंपोर्ट्स करता है, और इसके लिए भारत को भी फ़ायदा होगा अगर भविष्य में इंपोर्ट सस्ते होते हैं तो ये था हमारा लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, हमारा एक क्रैश कोर्स चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू विल गेट अ डिस्काउंट इफ़ यू यूज़ द कोड महिपाल। नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, लिंक्स मिल जाएंगे। ये हमारे स्टोर पर अवेलेबल है, दिस कोर्स प्रीलिम्स विद पाथफाइंडर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप सीधा इस फ़ोन नंबर पर कॉल कर दीजिए, कहिए कि महिपाल सर का लेक्चर देखकर कॉल कर रहे हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप 2023 और 24 या 25 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी कोर्सेज EMI पर अवेलेबल हैं, एंड अभी इन पर 20% डिस्काउंट चल रहा है फॉर द अपकमिंग बैचेस। तो देखिए, हमारा जो GS प्लस ऑप्शनल का कोर्स है दैट इज अवेलेबल फॉर 56,000 रुपीज़, जिसमें आपकी सारी UPSC की प्रिपरेशन हो जाएगी। जस्ट GS कोर्स अवेलेबल फॉर 46,400 रुपीज़। अगेन डिस्काउंट्स मिल जाएंगे अगर आप महिपाल कोड को इस्तेमाल करते हैं। तो UPSC कॉम्बैट हमारा आ रहा है रविवार, यानी कि कल सुबह 11 बजे। इसको ज़रूर आप ज्वाइन करें, इसमें आप बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं, और नया बैच स्टार्ट होने वाला है। यू कैन ज्वाइन दिस। अप्रैल से नया ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है। EPFO के लिए भी हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।